जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, भारतीय राजव्यवस्था। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसके आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है जहां से इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है। इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करेंगे आज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे। ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत 1608 एडी में 1608 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार के लिए फॉर ट्रेडिंग, व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत होती है और 1608 एडी में। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो व्यापार के लिए एक कंपनी लेकर आए जिसको नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार के नजरिए से भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे उन्होंने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाया, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया, जिसके बाद उन्होंने भारत में शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई 1608 में, तो इसके लिए क्वीन एलिजाबेथ, उस समय ब्रिटेन में महारानी हुआ करती थी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन ग्रांट की थी। क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन ग्रांट की थी, एक चार्टर दिया था, चार्टर कि आप जाइए, इसके तहत आप भारत में जाकर व्यापार कीजिए। अपने लोगों को उन्होंने भेजा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया नामक कंपनी के रूप में सन 1600 एडी में ये चार्टर पास किया गया। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। इसके बाद प्रवेश किया 1608 में और व्यापार करना शुरू किया भारत में। इसके बाद 1765 में कंपनी अब तक पूरी तरह से अपने फंक्शनल हो गई थी। कंपनी जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो गई थी। 1765 में 1765 में जो ये कंपनी है उसने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाना शुरू किया। यहां से पॉलिटिकल डोमिनेंस राजनीतिक आधिपत्य जमाना शुरू किया 1765 में। ये 1765 में एक राइट लेकर आए, 1765 में एक अधिकार लेकर आए जिसको नाम दिया गया था दीवानी। दीवानी एक अधिकार लेकर आए ईस्ट इंडिया कंपनी, और दीवानी में ये लिखा गया था कि जो लोग हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पास राइट्स हैं, राइट्स ओवर रेवेन्यू, राइट्स ओवर रेवेन्यू। जो राजस्व है उसके ऊपर अधिकार हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। किन किन जगहों पर ये राइट लागू होगा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए ये पारित किया गया। सबसे पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए ये दीवानी लागू की गई। उसमें था राइट्स ओवर रेवेन्यू, जो इन जगहों का राजस्व होगा उसकी समीक्षा उस राजस्व किसके
इंडिया कंपनी को दे दिया गया। रेवेन्यू का अधिकार और सिविल जस्टिस का, सामाजिक न्याय और राजस्व, ये दोनों विभाग जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए 1765 में। और तीन जगहों के लिए, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। यहां से शुरू होता है पॉलिटिकल डोमिनेंसी। उन्होंने राजनीतिक आधिपत्य जमाना शुरू किया बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में, क्योंकि जिस भी शासक के अंडर में ये रेवेन्यू आ जाता है तो मोस्टली जो राजस्व है, राजस्व जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू, तो मोस्टली वहां की पॉलिटिकल डोमिनेंसी उसके अंडर में आ जाती है। समझते हैं, देखो कैसे। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में वहां की जो इकोनॉमी होगी, वहां की जो अर्थव्यवस्था होगी, वो वहां के पॉलिटिकल डोमिनेंसीज के अंडर में रहेगी। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है, उस देश के पॉलिटिकल डोमिनेंसीज के अंडर में काम करेगी। पॉलिटिकल डोमिनेंसी, पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य। और अगर आम भाषा में इसको कहें तो अर्थव्यवस्था की संरक्षक, अर्थव्यवस्था की संरक्षक जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेंसी होती है। अर्थव्यवस्था किसके कंट्रोल में रहती है? वो है राजनीतिक आधिपत्य। किसी भी देश में आपको इकोनॉमी बढ़ाना है तो वहां का पॉलिटिकल डोमिनेंसी स्टेटस अच्छा होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार में जैसे ही रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए, वैसे ही जैसे ही रेवेन्यू उनके पास पहुंचा, तुरंत उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजनीतिक बैकग्राउंड शुरू कर दिया। ठीक है, राजनीतिक बैकग्राउंड शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारत में पैर पसारना शुरू किए और उस समय बाद उन्होंने पूरे भारत में अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल डोमिनेंसीज स्थापित कर ली। ठीक है, क्योंकि हमने दीवानी के तौर पर जो अधिकार दिए गए थे उसमें रेवेन्यू और सिविल जस्टिस दोनों दे दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1858 द बैंक ऑफ द सेपरेट यूनिटी द ब्रिटिश क्राउन assumed direct responsibility for the governance of India। अब 1858 में, 1858 में जब 1857 की क्रांति हो गई, आफ्टर दैट 1858 से पूरी तरह से फुली गवर्नेंस किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। 1765 से हमने अधिकार देना शुरू किए थे उनको। अब कुछ समय बाद 1858 तक उन्होंने पूरी तरह से भारत में पैर पसार लिए और शासन करना शुरू कर दिया। और इस शासन को नाम दिया गया, गवर्नेंस को, ब्रिटिश क्राउन रूल। क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश क्राउन रूल। ब्रिटिश क्राउन रूल की शुरुआत यहां से होती है। यहां से पूरी तरह से पॉलिटिकली गवर्नेंस चलाई जाएगी राजनीतिक तरीके से। किसके अंडर में? अंडर ब्रिटिशर्स के अंडर में। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर में 1858 से। इसके बाद ये रूल जो है, ये रूल, क्राउन रूल 15 अगस्त 1947 तक कंटिन्यू भारत में रहा। 15 अगस्त 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए उस समय तक ब्रिटिशर्स का शासन रहा, जिसको हमने क्राउन रूल बोला। ठीक है, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम एग्जिस्टेंस में आते हैं, भारत की फॉर्मेशन होता है, भारत एग्जिस्टेंस में आता है, जैसे ही वैसे ही हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई संविधान की, जहां से भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। ये थोड़ा सा परिदृश्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इंडियन पॉलिटी का, क्योंकि अगर अंग्रेज शासन ना करते हम पर तो हमें समझ कैसे आता कि एक देश को चलाना
दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये सब चीजें हमें समझ आई। उसके बाद हमें नीड हुई एक संविधान की। इंडिपेंडेंस के बाद एक संविधान की हमें जरूरत पड़ी और संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ जो कि 1946 में 1946 में ये शुरुआत हुई संविधान सभा को बनाने की। संविधान सभा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे यही टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो संविधान सभा का प्रचलन स्टार्ट हुआ यहाँ से। इसके लिए ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भेजा गया था, एक डेलीगेशन भेजा गया 3 लोगों का, जिनके आधार पर इसकी स्थापना हुई। संविधान सभा की स्थापना किसके आधार पर हुई? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की स्थापना हुई। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो एक डेलीगेशन था 3 लोगों का, जो ब्रिटेन से भेजा गया था भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो इसके बाद कैबिनेट मिशन की सलाह पर, इन्हीं की एडवाइस पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान का फॉर्मेशन हुआ और आजाद भारत में पहली बार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, संविधान लागू हुआ। जिस दिन को हम आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हम 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन देश में संविधान लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने इनेक्टेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भारत में लागू होता है, वैसे ही ब्रिटिश रूल खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी इंडियन पॉलिटी जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसकी जड़ें जो हैं वो ब्रिटिश रूल में अटैच हैं। ब्रिटिश रूल में अटैच हैं, क्योंकि जब हम इन्हीं के अंडर में थे तब हमारी संविधान सभा की बनने की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो कहां तक फैली है? ब्रिटिश रूल तक। ठीक है, क्राउन रूल तक। जो क्राउन रूल चल रहा था भारत में, अंग्रेजों का शासन, उससे जुड़े हुए तार हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, उसको फंक्शनल करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण काम किए, अपना संविधान लिखा और देश में, हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश का संविधान जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसका फ्रेमवर्क किया गया। हमारे संविधान में प्रीम्बल है, प्रस्तावना है, जिसको हम डिफाइन करेंगे अगले चैप्टर में। इसके बाद यहाँ से एक ब्रिटिश इंडिया का समापन होकर भारत की शुरुआत होती है और भारत के संविधान को पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में इसी के बाद। ठीक है, इस सभी चीजों को एक सही ढंग से मेंशन्ड ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगले टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश की है, आशा करते हैं समझ आया होगा। इसके बाद कल हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फीचर्स और कैसे इसका गठन हुआ, कौन लोग थे इसमें, किसको अध्यक्ष बनाया गया, किसको क्या हुआ, भारत के राष्ट्रपति पहले कैसे बन गए, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ आया होगा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। जय